हे हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टर इंडिया कोचिंग क्लासेस। मैं के सर आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13। तो वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो क्लासेस मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के बच्चों के लिए हैं। इंग्लिश मीडियम के बच्चों को तो ये क्लास देखनी ही देखनी है, क्योंकि इंग्लिश में तो मैं सारी चीज़ें यहाँ लिख ही रहा हूँ, लेकिन हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी ये क्लास है। क्योंकि देखो, लिख मैं यहाँ पे इंग्लिश में रहा हूँ, बाकी मैं समझा हिंदी में भी रहा हूँ। देखो, हर एक चीज़ मैं जो यहाँ पर लिखता हूँ, हर एक टर्मोलॉजी मैं यहाँ पर आपके लिए लिख रहा हूँ, उसकी हिंदी मैं आपको बता रहा हूँ और सारी चीज़ें मैं हिंदी में समझा ही रहा हूँ। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। देखो, इंग्लिश से हमें डरना नहीं है। बच्चे क्या करते हैं कि इंग्लिश में दिख गया कोई भी वीडियो तो उससे भग जाते हैं कि ये हमारे काम का नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये वीडियो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी है, इंग्लिश मीडियम के बच्चों को तो देखना ही देखना है। देखो, इंग्लिश से आप लोग ज़्यादा दिनों तक दूर नहीं भग सकते। दोस्तों, पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ, इंग्लिश को हमें आज नहीं तो कल फेस करना ही पड़ेगा। जब भी आप हायर एजुकेशन करोगे कोई भी सब्जेक्ट में, तो इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल होता है। इंग्लिश से आप लोग नहीं बच सकते। तो बाद में आपको समस्याओं, बाद में आपको कई प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है। तो उन प्रॉब्लम्स को फेस ना करना पड़े, इसलिए मैं यहाँ पर आपके लिए इंग्लिश भी प्रोवाइड करवा रहा हूँ साथ के साथ, और हिंदी में आपको बता ही रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा हमें इंग्लिश पर भी गौर करते हुए चलना है कि कौन सी टर्मिनोलॉजी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कौन से टॉपिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं। इससे हमारा थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। बाद में आपको समस्या नहीं आएगी। बाद में अगर आप हायर एजुकेशन में बीएससी एमएससी वगैरह कुछ भी आप करते हो, पीएमटी वगैरह, तो वहाँ पर आपको पता है कि इंग्लिश आने वाली है। तो इंग्लिश से आपको डरना नहीं है। इंग्लिश यहाँ से थोड़ा बहुत आप कवर करते हुए चलोगे तो फिर आपको आगे प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों मीडियम के बच्चों के लिए ये क्लासेस अवेलेबल हैं। ठीक है, ये चैप्टर आज का आज का लेक्चर इस चैप्टर का एंड होगा। आज के इस लेक्चर के बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, चैप्टर नंबर 1। ठीक है, तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि ए ट्राइंगल, हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर सच दैट। हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC जो सर्कल के बाहर बना हुआ है, जिस सर्कल की रेडियस कितनी है, 4 सेंटीमीटर। आगे देखो उसने क्या कहा है, सच दैट the segment BD and DC into which BC is divided by point of contact D। point of contact से जो हमारे पास सेगमेंट्स हैं BD और CD, ये BC पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट D से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, साथ ही साथ हमें और आगे क्या दे रखा है कि हमें लाइन सेगमेंट BD और CD की लेंथ दे रखी है कितनी, हमें 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर गिवन है क्वेश्चन में। ये फिगर हमारे बुक में दे रखा है। फाइंड द साइड्स AB एंड AC। हमें दो साइड फाइंड आउट करनी है ट्राइंगल की, AC एंड AB। ठीक है, तो AC और AB को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। थर्ड साइड तो हमारे पास है ही, 6 और 8 को ऐड करेंगे तो 14 सेंटीमीटर हमारे पास BC है। हमें फाइंड आउट करना है AC और AB को। ठीक है, तो किस तरीके से फाइंड आउट करना है, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, हमें ध्यान से समझना है। फोकस आपका बिल्कुल सामने होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हम देखो थोड़ी बहुत कुछ कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करेंगे, थोड़ी बहुत रचना हम यहाँ पे करेंगे। वो रचना क्या करेंगे, देखो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। सबसे पहले हम गिवन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में गिवन लिखेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में क्या करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। देखो, सॉल्यूशन में आपको पता है सबसे पहले हम लोग गिवन लिखते हैं। गिवन में हम क्या लिखेंगे, देखो
गिवन में हम लोग लिख देंगे कि हमारे पास BD कितना सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर, और CD हमारे पास कितना है, 6 सेंटीमीटर। हमारे पास BD इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर एंड CD इज इक्वल्स टू कितना है, 6 सेंटीमीटर। साथ ही साथ हमें सर्कल की रेडियस भी दे रखी है। सर्कल की रेडियस हमारे पास कितना है, OD इज इक्वल्स टू हमारे पास है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड आउट क्या करना है, लिख देंगे टू फाइंड, हमें फाइंड करना है, ज्ञात हमें क्या करना है, हमें AB एंड AC हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना है, देखो मैंने आपको पहले ही बताया है कि कंस्ट्रक्शन हमें करनी है, इसमें रचना हमें करनी है। कंस्ट्रक्शन की हमें इस क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगी तो हम वो करेंगे। देखो यहाँ पर AC का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, जहाँ पर AC सर्कल को टच करेगी उसको हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहेंगे। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे है, इसको हम कोई भी नाम दे देते हैं। सपोज करो यहाँ पे हमने E नाम दे दिया और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हमने F नाम दिया। ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हो, M N दे सकते हो, L कुछ भी दे सकते हैं, है ना। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मैंने यहाँ पे E और F नाम दिया। ठीक है, आगे हमें क्या करना है, जो हमारा सर्कल है, इस सर्कल का जो हमारा सेंटर है, इस सेंटर को हमें इन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन करना है। यानी हम लोग किससे मिलाएंगे इसको, हम O को ज्वाइन कर देंगे F से और E को भी हम ज्वाइन कर देंगे O से। ठीक है, इतना कर दिया। उसके बाद में जो हमारे सर्कल के वर्टेक्स हैं, जो हमारे ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं, जो हमारे त्रिभुज के शीर्ष हैं, इन शीर्षों को, इन वर्टेक्स को भी ज्वाइन कर देंगे किससे, सर्कल के सेंटर से। तो यानी कि मैं O को ज्वाइन करूँगा किससे, A से, और B को भी ज्वाइन करूँगा किससे, O से, साथ ही साथ में C को भी ज्वाइन करूँगा किससे, O से। बस यही कंस्ट्रक्शन हमें करनी है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग लिख देंगे कि जॉइन, मिलाया हमने किस किस को, जॉइन हमने किस किस को किया, देखो OE, OF, OA, OB एंड OC। ठीक है, ये हमने ज्वाइन कर दिया। कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, बस इतना ही हमें लिखना है। आगे देखो क्या करना है, देखो यहाँ पर थोड़ी बहुत हमें कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। देखो यहाँ पे किस तरीके से हमें AC और AB फाइंड आउट करनी है, इसका थोड़ा सा मैं आइडिया आपको दे देता हूँ। देखो हम यहाँ पे ट्राइंगल ABC का एरिया फाइंड आउट करेंगे, ट्राइंगल कंप्लीट ABC का एरिया फाइंड आउट करेंगे, और वो भी दो मेथड से हम यहाँ पे फाइंड आउट करने वाले हैं। दो मेथड हम लगा के ट्राइंगल ABC का कंप्लीट एरिया निकाल लेंगे, और दोनों मेथड से एरिया निकालने के बाद दोनों जो हमारे पास दो इक्वेशन आएगी, उन दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। तो तुलना करने पर जब हम उसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अब स्टार्ट कहाँ से करें, स्टार्ट करने के लिए देखो हमारे पास यहाँ पे जो B है वो एक एक्सटर्नल पॉइंट है, हमारे पास एक बाह्य बिंदु है, और बाह्य बिंदु से एक्सटर्नल पॉइंट से हम सर्कल पर दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, और दोनों टेंजेंट्स की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। थ्योरम 10.2 में हमने किया है, प्रमेय 10.2 में हमने सीखा है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट B से हमारे पास दो टेंजेंट हैं, एक तो BF और एक है हमारे पास BD। ठीक है, दोनों इक्वल होंगी। क्यों होंगी, क्योंकि हम जानते हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम कोई दो टेंजेंट ड्रॉ करें तो दोनों की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, तो यहाँ से सिंस करके हम लोग लिखेंगे, यहाँ से देखो कि हमारे पास जो BD है वो इक्वल होगा किसके, हमारे पास देखो इधर थोड़ी सी हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं जगह की हमें ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा इधर करके लिखता हूँ। देखो यहाँ पे सिंस हमारे पास BD इक्वल होगा किसके, BF की, और दोनों कितने होंगे, दोनों इक्वल हैं। हमें पता है BD 8 सेंटीमीटर है, तो BF भी कितना हो जाएगा हमारे पास 8 सेंटीमीटर।
ठीक है। इसी तरीके से CD हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, तो CEB कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि CD इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, CE के, और दोनों कितने हो जाएंगे, दोनों हमारे पास 6 सेंटीमीटर के हो जाएंगे। आगे देखो, A जब हम लोग पॉइंट लें तो A से हमारे पास 2 टेंजेंट बनेगी, AE और AF। AE ना तो हमें AE की लेंथ पता है, ना हमें AF की लेंथ पता है, तो इस केस में हमें जो नहीं पता होता है उसको कुछ ना कुछ लेट कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग AE या AF को दोनों में से किसी एक को X लेट कर लेंगे। मान लो सपोज करो हमने AF को X सेलेक्ट किया, तो सिंपल सी बात है AE भी कितना हो जाएगा, X सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अगर ये X सेंटीमीटर हुआ तो फिर ये भी कितना होगा, X सेंटीमीटर होगा। ये हमने लेट किया अपनी तरफ से, तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे कि AE इज इक्वल्स टू AF और दोनों कितने होंगे, X सेंटीमीटर। ये हमने लेट किया है, ये हमने माना है, ठीक है। और इन सभी का हम रीज़न क्या लिखेंगे, इक्वल टेंजेंट्स। क्या है ये, इक्वल टेंजेंट्स, ठीक है। रीज़न ज़रूर लिखना है हमें, ठीक है। इक्वल टेंजेंट्स हैं, बराबर स्पर्श रेखाएं हैं, क्योंकि बाह्य बिंदु से जो हम स्पर्श रेखाएं बनाते हैं, जो हम टेंजेंट बनाते हैं, वो टेंजेंट हमारी लेंथ में इक्वल होती हैं। 10.2 थ्योरम हमने बहुत अच्छे से सीखी थी, ठीक है। आगे देखो क्या करना है, अब हमें ट्राइंगल का एरिया चाहिए। ABC का हम ट्राइंगल, ABC ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। ABC ट्राइंगल का एरिया किस तरीके से निकालेंगे, देखो पहला मेथड क्या यूज़ करेंगे हम लोग, देखो डायरेक्ट हम लोग ट्राइंगल ABC का एरिया नहीं निकाल सकते। एक तरीका तो ये है कि डायरेक्ट हम लोग यूज़ करें हेरोन्स फार्मूला, जो कि S माइनस A S माइनस B S माइनस C होता है। एक तो उससे निकल के आ जाएगा। दूसरा क्या होगा, हम इस ट्राइंगल ABC को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ट्राइंगल AOC, ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल BOC। तीनों का अलग अलग से हम लोग एरिया निकाल लेंगे और तीनों को ऐड कर देंगे, तो टोटल ट्राइंगल, कंप्लीट ट्राइंगल ABC का एरिया हमारे पास आ जाएगा। बस यही हमें करना है। तो यहाँ देखो ट्राइंगल ABC का एरिया हम निकालेंगे, तो तीनों का अलग अलग से निकाल के हम ऐड कर देंगे, तो आ जाएगा हमारे पास। देखो करते हैं स्टार्ट। सिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, शॉर्ट में लिखने का तरीका है, क्षेत्रफल किसका निकाल रहे हैं हम, त्रिभुज ABC का एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू किस का ट्राइंगल निकलेगा, एरिया ABC का ट्राइंगल हमें निकालना है। तो ट्राइंगल पहले इसको ले लेते हैं, BOC ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, AOB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, AOC, ठीक है। तीनों का अलग अलग से हम निकाल के ऐड कर देंगे, तो हमारे पास ट्राइंगल ABC का एरिया निकल के आ जाएगा। अब भाई हम निकाल रहे हैं ABC का एरिया और तीनों का अलग अलग से निकाल रहे हैं, तो तीनों का अलग अलग से कैसे निकलेगा, अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें इसको, तो यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला काम आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है हाफ बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट, ठीक है। हाफ 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बहुत छोटी क्लास से पढ़ के आए हैं, 6 क्लास से लगभग, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारे काम आएगा, हर एक का क्षेत्रफल, हर एक का एरिया निकालने के लिए यही फॉर्मूला हम काम में लेंगे। यहाँ देखो बेस हमारे पास एक साइड हो जाएगी ट्राइंगल की, कोई सी भी एक साइड बेस हो जाएगी, ठीक है। हाइट क्या होगी, देखो हाइट क्या होती है आप लोगों को पता होना चाहिए। हाइट होती है जो साइड पर, जो बेस पर, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि किसी भी साइड पर, किसी भी ट्राइंगल में किसी भी साइड पर अगर हम उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, तो वो परपेंडिकुलर जो होता है वही उस ट्राइंगल की क्या होती है, हाइट होती है। जो अल्टीट्यूड होता है हमारा, वो अल्टीट्यूड वो
उस ट्राइंगल का क्या होता है, हाइट होती है, उस ट्राइंगल की ऊंचाई होती है। जो ट्राइंगल जो त्रिभुज में लंब होता है उस लंब की, जैसे सपोज करो हमारे पास एक कोई ट्राइंगल है इस तरीके का, ठीक है, इसकी हमें हाइट चाहिए। अगर हम इसकी परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ करें, देखो परपेंडिकुलर ड्रॉ कैसे करेंगे, हम यहाँ से नीचे की और इस तरीके से बेस पर हम लोग क्या कर देंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। तो फिर ये वाली जो हमारे पास हाइट हो जाएगी, ये वाली जो लेंथ है ये क्या हो जाएगी, हमारे पास हाइट हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें BOC में हाइट की, तो हमारे पास हाइट क्या हो जाएगी, OD। OD क्यों होगी, क्योंकि OD हम जानते हैं परपेंडिकुलर है किस पे, BC पे। क्यों है परपेंडिकुलर, हम भली बात जानते हैं, बहुत बार हम काम करके आए हैं इस पे कि ये BC हमारे पास एक टेंजेंट है और OD हमारे पास रेडियस है, और रेडियस टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो सिंपल सी बात है कि OD परपेंडिकुलर होगा किस पे, BC पे, और BC पे अगर OD परपेंडिकुलर हो गया तो फिर OD क्या हो गई, हमारे पास हाइट हो गई। इसी तरीके से ट्राइंगल AOB में हाइट क्या हो जाएगी, OF, और ट्राइंगल AOC में हाइट क्या हो जाएगी, हमारे पास OE। ठीक है, ध्यान से समझना है। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है लेकिन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर आपका फोकस बिल्कुल सामने रहेगा तो। ठीक है, अब देखो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट वैल्यू पुट करूँगा, फॉर्मूला आप साइड में लिख सकते हो। ठीक है, साइड में आप दिखा देना फॉर्मूले को, हमारे पास यहाँ जगह नहीं बचेगी तो मैं नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, यही फॉर्मूला में दिखाना है। यहाँ देखो BOC का हमें एरिया चाहिए, तो ट्राइंगल BOC देखो कहाँ है, ये रहा BOC। इसमें बेस हमारे पास क्या है, BC हमारे पास बेस है, और बेस BC को हम ऐड करें, 8 और 6 को ऐड करें तो हमें बेस BC मिल जाएगा कंप्लीट। तो यानी कि बेस हमारे पास है 14 मल्टीप्लाई बाई हाइट कितनी है, हाइट हमारे पास है 4, हाइट है हमारे पास 4 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB को हम ध्यान से देखें तो हाफ तो आएगा ही आएगा, मल्टीप्लाई बाई हाइट कितनी है, बेस कितना है, पहले बेस देखो, बेस हमारे पास AB में हमें इतना तो पता है लेकिन ये मालूम नहीं है, तो x में ऐड कर देंगे 8 को तो हमारे पास AB आ जाएगा। यानी AB हमारे पास बेस जो होगा वो कितना होगा, x प्लस 8 हो गया, और हाइट कितनी हो गई, हाइट देखो OF है, OF कितना होगा, जितना OD है उतना ही OF होगा। क्यों, क्योंकि सेम सर्कल की रेडियस ही तो है। अरे सर्कल हमारे पास है, सर्कल की रेडियस ही तो है OF, और OE रेडियस है तो OF भी 4 होगा, OE भी 4 होगा, और OD भी कितना हो जाएगा, हमारे पास 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग 4 लिखेंगे प्लस एरिया ऑफ AOC, तो AOC में हाफ बेस कितना है हमारे पास, बेस हो जाएगा x प्लस 6 और हाइट कितनी हो जाएगी, वही 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा अब देखो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर लेंगे हम लोग। 2 से 4 2 टाइम्स कट गया, इस 2 से ये 4 2 टाइम्स कट गया, 2 से 4 2 टाइम्स कट गया। यहाँ से देखो 4 को 2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 प्लस यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 को, तो ये हो गया 2x प्लस 16, 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x और 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 16, प्लस यहाँ से देखो अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये होगा 2x प्लस 12। इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो 2x और 2x कितना हो गया हमारे पास 4x प्लस यहाँ पे 28 और 16 कितना हो गया 44 में 12 और अगर हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 56। यहाँ से ज़्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं 4 कॉमन ले सकते हैं। 4 जब हम कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा x प्लस यहाँ पे 14 बच जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हमारे पास कितना आ गया 4x प्लस 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास एक मेथड से एरिया आ गया किसका, ट्राइंगल ABC का हमारे पास एक मेथड से एरिया आ गया। अब हमें दूसरा मेथड अप्लाई करना है जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, हेरोन्स फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे।
हेरोन्स फार्मूला लगाएंगे और ट्राइंगल ABC का एरिया हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अब देखो हेरोन्स फार्मूला अप्लाई करने के लिए वो याद होना चाहिए हमें। हेरोन्स का फार्मूला अप्लाई करने से पहले हमें S फाइंड आउट करना पड़ता है, ठीक है। तो S क्या होता है? सेमी पेरीमीटर होता है, अर्ध परिमाप होता है। कैसे निकलेगा? तीनों साइड्स को ऐड करके हम लोग क्या कर देंगे, 2 का डिवाइड कर देंगे तो सेमी पेरीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो निकालते हैं। देखो यहाँ से हम लोग सबसे पहले S निकालेंगे। सेंस S इज इक्वल्स टू हमारे पास होता है A प्लस B प्लस C डिवाइड बाई 2। A हमारे पास ट्राइंगल की साइड्स है, कोई भी साइड है, B भी हमारे पास कोई ट्राइंगल की साइड है इसी ट्राइंगल की, और C हम कोई थर्ड साइड ले लेंगे। सपोज करो A हमने BC को लिया, या फिर A हम AB को ले लेते हैं, B हम BC को ले लेते हैं और C हम लोग AC को ले लेते हैं, ठीक है। कोई भी आप लोग 3 साइड ले सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। तो S इज इक्वल्स टू A हमने लिया, A हमारे पास है AB, तो x प्लस कितना लिया हमने 8 प्लस B हमारे पास कितना है 14, B हमारे पास BC हो गया ना, तो BC कितना है 14 है, प्लस C हमारे पास कितना है AC कितना होगा x प्लस 6 होगा, और डिवाइड किसका कर देंगे 2 का। तो S इज इक्वल्स टू ऐड करेंगे x और x कितना हो गया 2x, ये कितना हो गया 8 और 6 14 और 14 कितना हो गया 28 डिवाइड बाई 2। यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा हमारे पास x प्लस 14 डिवाइड बाई 2 से 2 कट गया, तो S इज इक्वल्स टू कितना मिला हमें x प्लस 14, ठीक है। S की वैल्यू हमें मिल गई x प्लस 14, हमें सेमी पेरीमीटर कितना मिल गया x प्लस 14 सेंटीमीटर, ठीक है, x प्लस 14 सेंटीमीटर। अब हम लोग अप्लाई कर देंगे ट्राइंगल हेरोन्स फार्मूला। तो सिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू क्या होगा रूट S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। S कितना है हमारे पास, S है x प्लस 14 और x प्लस 14 और माइनस A है। देखो ध्यान से, यहाँ थोड़ा वैल्यू पुट करने पर हमें थोड़ा सा फोकस करना है। S हमने x प्लस 14 रखा, A हमने कितना माना था, A हमने AB साइड को माना था, तो AB हमारे पास x प्लस 8 है, x प्लस 8, देखो x प्लस 8 है हमारे पास कितना A हमारे पास x प्लस 8 है, B हमारे पास कितना है 14, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, C हमारे पास कितना है x प्लस 6, ठीक है। जब मैं यहाँ पे A की वैल्यू पुट करूँगा तो बाहर माइनस है, तो जब माइनस को मैं अंदर भेजूँगा तो x भी माइनस हो गया और 8 भी किसका हो गया माइनस, यानी x भी माइनस का और 8 भी माइनस हो गया, ठीक है। आगे देखो, आगे देखें तो S x प्लस 14, B की वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस 14 डायरेक्ट हम लिख देंगे, और S कितना है x प्लस 14, और जब हम C की वैल्यू पुट करेंगे तो x प्लस 6 है, माइनस को अंदर भेजेंगे तो x भी माइनस और 6 भी माइनस का हो गया, ठीक है। इतना करने के बाद हमें क्या करना है, ध्यान से देखो, यहाँ पे रूट x प्लस 14 एज इट इज़ रहेगा। आगे देखो, x से x कैंसिल हो गया, यहाँ पे 14 से 14 कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, 14 में से 8 माइनस किया तो 6 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचा हमारे पास, ओनली x बचेगा, और यहाँ पे 14 में से 6 माइनस किया तो 8 हमारे पास बच गया, ठीक है। ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC चल रहा है। इधर हमारे पास क्या चल रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन क्या नाम दे देंगे, इक्वेशन 2 नाम दे देंगे, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट और 2 को हमें कंपेयर करना है। इक्वेशन फर्स्ट और 2 को हम ऑब्जर्व करें तो दोनों की LHS साइड इक्वल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इधर भी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो इसका मतलब दोनों की RHS साइड भी इक्वल होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या होगा, दोनों की RHS इक्वल हो जाएगी,
तो दिस इम्प्लाइज 4x + 14 इज इक्वल्स टू ये रूट यहाँ से x + 14 और इसको मल्टीप्लाई आप कर सकते हो। देखो 6 को 8 से मल्टीप्लाई किया, या करने की ज़रूरत है क्या, देख लें। अभी तो एज इट इज़ रहने दो इसको, 6 और x और 8, ठीक है। मैंने इसको एज इट इज़ रख दिया, x और ब्रैकेट में 8, ठीक है। हमने क्या किया, दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया और दोनों का RHS इक्वल हो गया, ठीक है। दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। जब दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 और इसका स्क्वायर कितना हो गया, देखो x + 14 का स्क्वायर का मतलब क्या है कि यहाँ पर 2 लगेगा, ठीक है। एक तरीका तो ये कि इसको ओपन करो आप लोग, a + b का होल स्क्वायर से a² + b² + 2ab। एक तरीका ये भी है कि मैं इसको 2 बार लिख देता हूँ, x + 14 और x + 14, जब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें वही मिलेगा, ठीक है। तो हम ओपन नहीं करेंगे, इसको 2 बार लिख देंगे। तो यहाँ पे स्क्वायर करने का मतलब हुआ कि x + 14 और x + 14 हमने 2 बार लिख दिया, इज इक्वल्स टू, जब हम स्क्वायर इधर करेंगे तो रूट हट जाएगा, इसको स्क्वायर दिखा दो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये स्क्वायर से रूट हट गया तो क्या बचेगा हमारे पास, x + 14, यहाँ पे 6x और 8, ठीक है। देखो x + 14 से x + 14 हमारा कैंसिल हो गया, समझ में आया क्यों हमने स्क्वायर ओपन नहीं किया। स्क्वायर ओपन करते तो फिर ये कैंसिल नहीं होता, कैलकुलेशन और हमारी बढ़ जाती। तो हमने स्क्वायर ओपन नहीं किया, डायरेक्ट हमारा कैंसिल हो गया। आगे देखो हमें क्या करना है, देखो और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखो यहाँ पे 8 से 16 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, इस 2 से ये 6 हो जाएगा कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। तो कितना बचेगा हमारे पास, x + 14 इज इक्वल्स टू 3x बचेगा, ठीक है। जब मैं x को उधर भेजूंगा तो हमारे पास मिलेगा 3x - x और इधर कितना बच रहा है हमारे पास 14, तो यहाँ से 2x इज इक्वल्स टू कितना मिला हमें 14 और 2 से ये 7 टाइम्स कट गया तो कितना मिला हमें, x की वैल्यू मिल गई हमें 7, ठीक है। बस x की ही वैल्यू हमें चाहिए थी, x की वैल्यू अगर हमारे पास आ जाती है तो x को 8 में ऐड कर देंगे तो a भी आ जाएगा और x को हम 6 में ऐड कर देंगे तो ac हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप सभी को समझ में आया होगा। यहाँ से हम लोग लिख देंगे कि हैंस AB इज इक्वल्स टू कितना होगा, x + AB इज इक्वल्स टू x + 8। तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x की वैल्यू आई है हमारे पास 7, तो 7 + 8 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। और AC इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x + 6, डायरेक्ट मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, x की वैल्यू 7 + 6 तो कितना हो गया 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। देखो निकालना हमें AB और AC ही निकालना था, लेकिन उसके लिए हमें इतनी सारी कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बड़ा क्वेश्चन है, बहुत कम चांसेस होते हैं कि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है, क्योंकि इससे बड़ा ज़्यादा से मैक्सिमम 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है और 4 नंबर में इतना बड़ा क्वेश्चन तो वो पूछने वाला नहीं है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन करवाया है, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से। मैं एक बार यहाँ से हट जाता हूँ और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों इस एक्सरसाइज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन 13 कहता है कि प्रूव दैट, हमें सिद्ध करना है अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल की जो अपोजिट साइड्स होती हैं, आमने सामने की जो भुजाएं होती है चतुर्भुज की, उनके द्वारा जो एंगल बनेंगे वो सप्लीमेंट्री होते हैं, यही हमें प्रूफ करना है। क्वाड्रिलेटरल कैसे दे रखा है हमें, सर्कमस्क्राइबिंग दे रखा है, यानी कि सर्कल के चारों ओर बना हुआ है कौन, क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है हमें। ये डायग्राम हमें बुक में नहीं दे रखा है, हमारी मर्जी से हमें बनाना है।
हमें इसको बनाना आना चाहिए, ठीक है। सर्कल के चारों ओर हमें एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है, कैसा भी बना सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी कि अपोजिट साइड्स के द्वारा जो एंगल बनते हैं सेंटर पर वो सप्लीमेंट्री होते हैं। क्या मतलब है समझते हैं। देखो हमारे पास ए बी एक साइड है, ए बी साइड की अपोजिट साइड कौन सी है, सी डी। ए बी की सम्मुख भुजा कौन सी है, सी डी है। ए बी के द्वारा जो सेंटर पर एंगल बन रहा है वो ये वाला है, ठीक है, ये एंगल बन रहा है। और ए बी की अपोजिट साइड यानी कि सी डी के द्वारा जो सेंटर पर एंगल बन रहा है वो ये वाला है। दोनों का सम सप्लीमेंट्री होता है। दोनों का सम सप्लीमेंट्री का क्या मतलब है कि दोनों का सम, दोनों का योग 180 डिग्री होता है। बस ये प्रूफ करके दिखा दो, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। या तो आप इन दोनों एंगल्स को 180 दिखा दो या फिर इन दोनों एंगल्स को 180 दिखा दो, बात एक ही है। हम इन दोनों एंगल्स को 180 दिखा देंगे, ठीक है। तो बस यही हमें करना है। देखो यहाँ पे सबसे पहले जैसा कि हमें पता है सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लोग लिखते हैं गिवन। गिवन हमें क्या है, गिवन हमें देखो कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो क्या लिखेंगे, मैंने आपको कहा है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग लिख दो। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि ए बी सी डी इज़ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, ठीक है। सर्कल के चारों तरफ क्या बना हुआ है, एक चतुर्भुज ए बी सी डी बना हुआ है। हिंदी में कैसे लिखेंगे कि चतुर्भुज ए बी सी डी एक वृत्त के परिगत बना हुआ है, ठीक है। तो ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल circumscribing सर्कल, ठीक है। सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल या सर्कल लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमें गिवन में लिखना है। अच्छा, फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट नहीं करना है, यहाँ पे हमें प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करेंगे, देखो टू प्रूव में हम लोग लिखेंगे, सिद्ध हमें क्या करना है कि कोई भी दो एंगल यानी कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी, अपोजिट एंगल होने चाहिए, ध्यान रखना। एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ कौन सा डी, अपोजिट साइड से जो एंगल बन रहे ना उनका सम हमें 180 दिखाना है। मैंने बता दिया आपको, चाहे तो ये दोनों ले सकते हैं चाहे फिर ये दोनों ले सकते हैं, हमें ये प्रूफ करना है। देखो कैसे प्रूफ करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जा चुका है और आता भी है, ठीक है। पूछा जा चुका है और आगे भी आता रहेगा, ठीक है, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा नहीं है, लेंथी क्वेश्चन नहीं है, समझने लायक और सिंपल क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को हमें प्रूफ करने के लिए यानी कि हमें इन दोनों को सप्लीमेंट्री, दोनों को संपूरक यानी कि 180 दिखाने के लिए हमें इसमें थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत हमें रचना करनी पड़ेगी। वो रचना हम लोग क्या करेंगे, देखो हमें ए बी, अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ए बी एक टेंजेंट है, बी सी भी एक टेंजेंट है और सी डी और ए डी भी क्या है, एक टेंजेंट है। टेंजेंट पर, सर्कल पर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट पर एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको दिख रहा है, ए बी का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे होगा, इसको हम पी नाम दे देते हैं। बी सी का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ होगा, इसको हम क्यू नाम दे देते हैं, ये आर हो जाएगा और इसको हम लोग एस नाम दे सकते हैं। आप कुछ और भी नाम दे सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। यहाँ पे देखो हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के नाम्स दे दिए, नेम्स दे दिए। आगे देखो अब हमें क्या करना है, इन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाना है, किससे, हमें सेंटर से ज्वाइन करना है, ठीक है। तो P को हम लोग ज्वाइन कर देंगे किससे, सेंटर से। इसी तरीके से Q को भी हम ज्वाइन कर देंगे सेंटर से और R को ज्वाइन करेंगे और इसी तरीके से हम लोग S को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। हमने क्या किया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के नाम दे दिए हमने और उनको ज्वाइन कर दिया सेंटर से। अब देखो
जब हमने ये काम किया तो इससे क्या हुआ, हमारे पास जो एंगल्स हैं ये 8 एंगल्स में डिवाइड हो गए। टोटल एंगल कितने हो गए? 8। देखो कहीं से भी किसी भी जगह से आप नाम दे सकते हो। जैसे यहाँ पर हमने नाम दिया 1, ये एंगल 2 हो गया, ये 3 हो गया, इसको हमने 4 नाम दे दिया, ये हमारे पास 5 हो गया, ये 6, ये 7 और ये हमारे पास सही दिया है क्या 1 2 3 4 5 6 7 और ये हमारे पास 8 हो गया। कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, ज़रूरी नहीं यहीं से स्टार्ट करा मैंने, एक आप यहाँ से कर सकते हो, इधर से कर सकते हो, ठीक है। 8 एंगल्स हमने नाम दे दिया सबके, ठीक है। अब देखो कंस्ट्रक्शन में हम लोग लिख देंगे, रचना में हम लोग लिख देंगे, क्या लिखना है देखो, जॉइन हमने क्या किया, जॉइन मिलाया हमने किस किस को, जॉइन OP OQ OR एंड OS, ठीक है। बस इतनी सी कंस्ट्रक्शन में बात हमें लिखनी है। आगे देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो हम कोई 2 ट्राइंगल लेंगे यहाँ पे और 2 ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर देंगे। 2 ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने से क्या होगा, जैसे देखो कौन कौन से ट्राइंगल लेने, कोई भी एक पॉइंट ले लो, A B C और D में से कोई भी एक पॉइंट ले ले हम लोग। जैसे हमने पॉइंट लिया D, ठीक है, D पर हमारे पास 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, एक तो ODR और एक बन रहा है ODS। दोनों को हम कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे। कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के बाद क्या होगा, CPCT से हम कह देंगे कि दोनों एंगल कौन से 8 और 1 हमारे इक्वल हो जाएंगे। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल हम लोग जानते हैं भली भांति। अगर आपको CPCT वगैरह या ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल क्या होते हैं ये समझ में नहीं आता है तो 6th चैप्टर में इसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे, डिटेल में बात करने वाले हैं, ठीक है। 9th क्लास में भी हमारे पास 7 चैप्टर भरा पड़ा है इसका ना। कॉन्ग्रेंसी के बारे में सबसे ज़्यादा हम डिटेल में बात करते हैं 9th क्लास में और उसके बाद में सिमिलरिटी के बारे में हम बात करते हैं 10th क्लास में। लेकिन 10th क्लास में 6 चैप्टर हम सिमिलरिटी को पढ़ने से पहले हम कॉन्ग्रेंसी के बारे में भी बात करेंगे। तो 6 चैप्टर अगर आप पढ़ के आओगे या 9th का आप 7 चैप्टर पढ़ के आओगे तो कॉन्ग्रेंसी, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल वगैरह ये क्या होते हैं, किस तरीके से हम इनको प्रूव करते हैं, ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत जल्दी मैं 9th क्लास का 7 चैप्टर कॉन्ग्रेंसी ट्राइंगल का और 10th का 6 चैप्टर मैं बहुत जल्दी यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपको समझ में आता है उतना समझने की कोशिश करिए और बाकी मैं कोशिश करता हूँ कि यहीं पर आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लोग ट्राइंगल 2 ट्राइंगल लेंगे DRO, कोई भी नाम दे सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग ट्राइंगल लेंगे इन ट्राइंगल DRO एंड ट्राइंगल DSO, ठीक है। दोनों को हम कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे। कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने का क्या तरीका है, देखो यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो DO दोनों ट्राइंगल में क्या है, कॉमन है। DO इज इक्वल्स टू DO, ये क्या हो गई हमारे पास, कॉमन साइड हो गई, ठीक है। और अगर हम ऑब्जर्व करें यहाँ पे तो DR इज इक्वल्स टू DS होगा, DR इज इक्वल्स टू DS क्यों होगा, क्योंकि दोनों क्या हैं, इक्वल टेंजेंट्स है। इक्वल टेंजेंट्स हम लोग जानते हैं, हम जानते हैं कि टेंजेंट्स इक्वल होती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में यहाँ पे RO और SO इक्वल होंगे। RO इज इक्वल्स टू SO इक्वल होगा, क्यों होगा इक्वल, क्योंकि दोनों एक ही सर्कल की रेडियस हैं। RO भी सेम सर्कल की रेडियस है और SO भी उसी सर्कल की रेडियस है। तो RO इज इक्वल्स टू SO, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है, सेम सर्कल, ये सर्कल का साइन है। कॉमन मतलब ओवेनिस्ट, इक्वल टेंजेंट मतलब बराबर स्पर्श रेखाएं। रेडियाई ऑफ सेम सर्कल का मतलब हो गया कि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। दिस एम्प्लाइज ट्राइंगल हमारे पास क्या हो गया, ट्राइंगल DRO कॉन्ग्रेंट हो गया किसके, ट्राइंगल DSO के। और अगर ऐसा हुआ तो दिस एम्प्लाइज हम लोग इन दोनों ट्राइंगल में जो एंगल हमारे आ रहे हैं, एंगल फर्स्ट और एंगल 8,
दोनों को हम इक्वल दिखा देंगे, ठीक है, CPCT से। तो दिस इम्प्लाइज DRO में एंगल फर्स्ट इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल 8 के, और रीज़न क्या लिख देंगे, CPCT, ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देंगे। CPCT से हमने दो एंगल्स को इक्वल प्रूफ कर दिया। अब इसी तरीके से हम लोग C पॉइंट लें और C से दो ट्राइंगल लें, CRO और CQO। इसी तरीके से जब इनको कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर देंगे तो 2 3 के इक्वल हो जाएगा। B से हम लोग दो ट्राइंगल ले, BQO और BPO, तो यहाँ से 5 और 4 इक्वल हो जाएगा। अब अगर ऐसा हम हर एक पॉइंट के लिए करेंगे तो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, हम ऐसा नहीं करना है। डायरेक्ट हमें सिमिलरली करके हम लोग लिख देंगे कि 2 इक्वल हो जाएगा 3 के, 4 इक्वल हो जाएगा 5 के, 6 इक्वल हो जाएगा 7 के। तो सिमिलरली यानी कि इसी प्रकार, सिमिलरली इसी प्रकार क्या हो जाएगा, एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 के। इसको हम लोग इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। एंगल 4 इक्वल हो जाएगा 5 के, इसको हम इक्वेशन 3। एंगल 6 इक्वल हो जाएगा एंगल 7 के, सही है, इसको हम लोग इक्वेशन 4 नाम दे देंगे। बस इतना करना है। इतना करने के बाद हमें क्या करना है, देखो अगर मैं इन सभी एंगल्स को ऐड कर दूं तो कंप्लीट एंगल बन जाएगा, और हम जानते हैं कि कंप्लीट एंगल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो सारे एंगल्स को हम ऐड करेंगे और इक्वल किसके रख देंगे, 360 के, क्योंकि कंप्लीट एंगल होता है। सारे एंगल्स को ऐड कर दिया तो अरे पूरा एंगल बन गया ना, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नाउ एंगल फर्स्ट प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 360। और रीज़न क्या लिख देंगे, कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल, ठीक है। रीज़न आप संपूर्ण कोण हिंदी में क्या लिखेंगे, संपूर्ण कोण हिंदी में लिख देंगे, और इंग्लिश में हम लोग कंप्लीट एंगल लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, दिस एम्प्लाइज, अब आगे क्या करना है, थोड़ा सा हमें ये ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, देखो हमें प्रूफ क्या करना है, AOB, AOB हमें प्रूफ करना है। ये देखो कि AOB में कौन कौन से एंगल्स आ रहे हैं हमारे पास। एंगल AOB में हमारे पास दो एंगल आ रहे हैं, तो 6 और एक 5, यानी कि हमें 6 को रखना है और 5 को भी रखना है, और एंगल से हमें कोई मतलब नहीं अभी के लिए। और हमें क्या चाहिए, और हमें COD भी हमें चाहिए। तो COD में देखो क्या कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, एक तो 1 आ रहा है और एक 2 आ रहा है, यानी हमारे पास एक तो 1 काम का है, एक 2 काम का है, एक 6 काम का है, एक 5 काम का है। 1 2 5 6 के अलावा जो भी एंगल आएंगे वो हमारे किसी काम के नहीं है, तो उनकी जगह हमें कुछ और रखना है। कुछ और का मतलब हमें फर्स्ट और सेकंड 5 और 6 के अलावा तो कुछ चाहिए ही नहीं। तो देखो थोड़ा सा यहाँ पे ये ध्यान रखना है, फर्स्ट चाहिए, फर्स्ट को हम छेड़ेंगे नहीं, एज इट इज़ रखेंगे। 2 चाहिए हमें, एज इट इज़ रखना है। 3 चाहिए क्या, नहीं चाहिए। 3 की जगह क्या लिख सकते हैं, देखो इक्वेशन सेकंड से 3 की जगह हम 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ 2 लिख देंगे। 4 चाहिए क्या, 4 नहीं चाहिए। 4 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो 5, एंगल 5 लिख सकते हैं। प्लस 5 चाहिए, बिल्कुल चाहिए हमें। 6 भी हमें चाहिए। 7 हमें चाहिए क्या, नहीं चाहिए। 7 की जगह हम लोग 6 लिख सकते हैं, और 8 तो हमें चाहिए, नहीं चाहिए। 8 की जगह हम लोग 1 लिख सकते हैं, ठीक है। और इज इक्वल्स टू 360। देखो एंगल 1 2 टाइम्स है, एक तो ये रहा, एक ये रहा। एंगल 2 भी 2 टाइम्स है, 5 भी 2 टाइम्स, 6 भी 2 टाइम्स, तो यानी कि सारे एंगल्स कितने टाइम्स हो गए, 2 टाइम्स हो गए। और 2 हमारा बाहर आ जाएगा, या फिर हम लोग लिख सकते हैं कि 2 एंगल फर्स्ट प्लस 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल कितना 5 प्लस 2 एंगल 6 इज इक्वल्स टू 360। कहाँ से लिखी ये चीज़ें हमने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड
थर्ड एंड फोर्थ। ये आपको साइड में लिखना है, रीजन आपको जरूर लिखना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, समीकरण 1 2 3 4 से। यहाँ पे देखो 2 कॉमन आ जाएगा बाहर, सबके साथ है तो 2 हमने बाहर लिखा, एंगल फर्स्ट प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल्स टू कितना है 360। 2 से 360 कट गया कितने टाइम्स 180 टाइम्स, तो कितना मिला हमें, देखो यहाँ पे एंगल फर्स्ट प्लस एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 को मिलाएं तो क्या मिलेगा, COD मिल जाएगा हमें। तो एंगल COD प्लस 5 और 6 को मिलाएं, 5 और 6 को मिलाएं तो एंगल AOB मिल जाएगा हमें। एंगल AOB इज इक्वल्स टू कितना है 180 मिला है उधर हमें 180, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज, ये हमारा प्रूफ हो गया। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप एज इट इज़ देखना चाहते हो तो आगे पीछे कर दो। एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल्स टू 180, यही हमें प्रूफ करना था। बाकी यहाँ तक भी ठीक था ये, ठीक है। एक लाइन और बढ़ाना चाहते हो तो इतना आप कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, आप लोगों को सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। कुछ भी नहीं किया हमने, कोई 2 ट्राइंगल लिए और दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके 2 एंगल्स को इक्वल दिखाया, सिमिलरली करके सारे एंगल्स इक्वल हो गए और उसके बाद में कंप्लीट एंगल्स को जोड़ लिया हमने, सबका सम 360 हो गया। जिन एंगल्स की हमें ज़रूरत है उन्हीं एंगल्स को रखेंगे और फिर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे को मिल जाएगा जो हमें चाहिए, ठीक है। तो आई होप सभी को समझ में आया होगा। इस तरीके से हमारा चैप्टर नंबर 10 का जो एक्सरसाइज 10.2 है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेकर आएंगे आपके लिए जो इस चैप्टर के एग्जाम्पल्स हमारे बच रहे हैं। 3 एग्जाम्पल कुल मिला के हैं हमारे पास, तो तीनों एग्जाम्पल्स को हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है। जिसमें 3rd नंबर का जो एग्जाम्पल है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम की दृष्टि से नहीं समझने की दृष्टि से, ठीक है। क्योंकि एग्जाम्पल 3rd समझ में नहीं आता, किसी को भी समझ में नहीं आता, और जिसका ये हो चुका है उसको पता भी होगा कि एग्जाम्पल 3rd मुझे नहीं लगता कि किसी को समझ में आया होगा, है ना। तो बहुत अच्छे से हम लोग यहाँ पे समझेंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।